Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing very well. First of all, a very happy new year to all of you. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. I hope everyone's wishes come true and whosoever is preparing for UPSC 2025, keep grinding hard because the exam is going to be held on 25th of May. एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2026 के लिए, देन टेक स्मॉल स्टेप्स बट डेली पढ़ें, न्यूज़पेपर रोज़ रीड करें. एंड या यूपीएससी इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, सो डोंट जस्ट डिवोट योर लाइफ टू वन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी. ऑन द वे ऑफ योर प्रेपरेशन अगर आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं देन डेफिनेटली ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़. ओके, सो अच्छे नोट पर स्टार्ट करते हैं. एंड मॉडर्न हिस्ट्री में हमने 5th चैप्टर स्टार्ट करा था, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. हम एंग्लो मराठा वॉर्स तक कवर कर चुके हैं. आज का टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. सो सबसे पहले हम देखते हैं सिंध की लोकेशन. ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर जो सिंध था, सिंध एक बॉर्डरिंग जो सिंध का बॉर्डर रीजन था वो दिखे. सबसे पहले तो ये राजस्थान, राजपूताना का यहाँ पर था, तो राजस्थान भी सिंध को टच करता था, बॉर्डर करता था. गुजरात देखिए ये रहा सिंध, है ना, इसको राजस्थान भी टच करता था, गुजरात भी. ये पंजाब का रीजन भी आज देखिए कुछ पोर्शन पंजाब का जो है वो पाकिस्तान में चला गया है. उस टाइम पर अगर कंबाइंड एरिया देखें तो ये भी सिंध को ही टच करता था. जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वो भी इसी को टच करता था. एंड देन इसके आगे अफगानिस्तान का कुछ पार्ट भी सिंध को टच करता था. अच्छा, ये मैप भी आपने ध्यान में रखना है. ये ब्रिटिश इंडिया है जिसमें पाकिस्तान वाला एरिया भी इंक्लूडेड है. उसके आगे देखिए अफगानिस्तान, देन पर्शिया. पर्शिया देखिए आज के टाइम पर जो ईरान वाला एरिया है, ये यूएसएसआर दैट इज रशिया, एंड इसका कुछ कुछ पोर्शन यहाँ पर है, ये है टर्की. ये थोड़ा मैप भी आपने ध्यान रखना है, सिंध के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंध के कॉन्क्वेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर हम देखिए सिंध का कॉन्क्वेस्ट देखें तो देखिए लास्ट जब हमने मराठा की जो एंग्लो मराठा वॉर्स को कवर करा था तो हमने देखा था कि 1818 में जो मराठा कन्फेडरेसी थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, उसको डिसॉल्व कर दिया गया था. मराठाज हार चुके थे. सो बेसिकली क्या होता है कि बाय 1818 का ईयर आते आते जितना भी इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, सिर्फ पंजाब को छोड़कर एंड सिंध को छोड़कर एंड कुछ सेंट्रल इंडिया के पार्ट को छोड़कर, इन एरियाज को छोड़कर जो मैक्सिमम इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आ चुका था. अब मेन एरियाज कौन से देखिए बचे थे, पंजाब बचा था, सिंध बचा था, एंड कुछ पार्ट जो थे सेंट्रल इंडिया के बचे थे. सो जो एरियाज कंट्रोल में आ चुके थे, कुछ तो डायरेक्टली कंट्रोल में आ गए थे ब्रिटिश के, कुछ के ऊपर देखिए अभी भी इंडियन रूलर्स का ही राज था, बट वो फिर भी ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन में ही थे. अर्ली 19th सेंचुरी में ही ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट सिंध में ज़्यादा ग्रो होता है. अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब क्या है कि 1800s का स्टार्टिंग का टाइम, जैसे कि बताया ऑलरेडी 1818 के बाद का टाइम है ना. अब देखिए जो एक मुगल एम्परर था उस टाइम पर, 1630 की ये बात हो रही है, तो 1630 में 30 के अराउंड शाहजहां जो था वो मुगल एम्परर था. उसने एक फरमान दिया था, एक फरमान इशू करा था जिससे ब्रिटिशर्स को ट्रेड प्रिविलेजेस मिली हुई थी इन द पोर्ट्स ऑफ सिंध. जैसे कि देखिए जो बंगाल के एरियाज थे, है ना, वहां पर भी जो फारूक सियार के फरमान की वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत सारी ट्रेड फैसिलिटीज मिली हुई थी. ऐसे ही सिंध के एरिया में शाहजहां के फरमान से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ट्रेड फैसिलिटीज मिली हुई थी पोर्ट्स में, जो सिंध के पोर्ट्स हैं, है ना. सिंध का मैप मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है. इनिशियली देखिए सिंध में कोलरा चीफ्स का रूल था. इसके एक रूलर है गुलाम शाह. अब गुलाम शाह ने देखिए इंग्लिश को एक परवान इशू करा था, परवाना बोल सकते हो आप इसको. इस परवाना के चलते गुलाम शाह ने जो इशू करा था, इंग्लिश थटा में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं 1758 में. तो देखिए जो थटा है ये सिंध में ही एक लोकेशन है. इतनी टाइनी सी लोकेशन यूपीएससी कभी नहीं पूछता है, बट इतना ही याद रखें कि जो थटा है वो एक ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री होगी एंड थटा जो लोकेशन है वो
सिंध में है। एंड ये क्यों फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी है सिंध में? क्योंकि गुलाम शाह ने एक परवाना इशू करा था ब्रिटिशर्स को। एंड गुलाम शाह कौन है? कोलरा चीफ है, जिनका सिंध में उस टाइम पर रूल था। अब देखिए जो गुलाम शाह है इसके अब इंग्लिश के साथ कुछ रिलेशंस अच्छे हैं। सो जब एक इंग्लिश रेजिडेंट इस गुलाम शाह के कोर्ट में आएगा तो तब ये परवाना जो इसने ऑलरेडी इशू करा हुआ था उसको ये फिर से रेटिफाई करेगा, मतलब कि अब इस ट्रीटी को एक्सटेंड कर दिया गया है। बट इसके साथ ही उसने क्या नया एक प्रोविजन ऐड कर दिया, 1761 में ये चीज हुई थी। एक तो इस परवाना को एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स की ट्रेड प्रिविलेजेस थी उनको फिर से आगे कंटिन्यू रखा गया। उसके साथ ही बाकी जो यूरोपियंस थे उनको इन ट्रेड प्रिविलेजेस से एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब कि इस परवाना के अकॉर्डिंग अब जो रेटिफाई करा गया है सिर्फ इंग्लिश को ही प्रिविलेजेस दी गई हैं, फैसिलिटीज दी गई हैं सिंध वाले एरिया में। बाकी जितनी भी यूरोपियन पावर्स होंगी सबको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब ये वाली जो सिचुएशन बनी हुई थी, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के पास ही ट्रेड फैसिलिटीज थी, उनके पास ही एडवांटेजेस पोजीशन थी, है ना। अब ये पोजीशन चेंज हो जाती है 1775 में, जब एक नेक्स्ट कोलरा चीफ आएगा सरफराज खान की इंग्लिश के साथ उतनी ज्यादा नहीं बनेगी। तो अब ये जो थटा में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी हुई थी ये सरफराज खान बोलेंगे कि आप इस फैक्ट्री को भी क्लोज कर दो। तो देखिए ये तो सिचुएशन चल रही थी तब जब कॉलरा चीफ्स थे सिंध में, ठीक है। बट आगे क्या होता है, आगे आते हैं फिर तालपुरा आमिर्स। पहले ये आमिर्स नहीं होते हैं, पहले जस्ट एक तालपुरा एक बलूच ट्राइब थी जो कि 1770s के टाइम पर सिंध के जो हिली एरियाज में ना ये लोग रहते थे। तालपुरास जो भी थे ये सिंध के हिली एरियाज में रहते थे। तो अब ये प्लेन में सेटल होने के लिए हिली एरिया से नीचे आ जाते हैं, सिंध के प्लेन्स में सेटल होने लगते हैं ये लोग, जो तालपुरा जो बलूच ट्राइब्स थी एक। तो देखिए अब इनको ना हार्ड लाइफ का भी एक्सपीरियंस था, हिली एरियाज में ये लोग रहते थे, एक्सेलेंट सोल्जर्स भी थे। तो अब देखिए जब ये प्लेन एरियाज में आएंगे, सिंध के प्लेन एरियाज में जहां पर ऑलरेडी कोलरा चीफ्स थे, तो ये लोग इनको एक्सपेल करेंगे। कोलरा चीफ्स को, ये तालपुरा की जो बलूच ट्राइब थी इनको एक्सपेल कर देंगे। अब इनसे ये लोग पावर को यूसर्प कर लेंगे, पावर को सीज कर लेंगे कोलरा चीफ से। अब ये खुद को यहाँ सिंध के एक रूलर इस्टेब्लिश करेंगे जो तालपुराज होंगे। सो देखिए 1783 में अब क्या होगा कि तालपुराज जो बलूच ट्राइब थी वो अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर फतेह अली खान, अब कहीं पर इनका नाम मीर फात अली खान भी लिखा हुआ है, FATH। तो देखिए इनकी लीडरशिप के अंडर ही ये पूरे सिंध का कंट्रोल ले लेंगे। एंड जो कोलरा प्रिंस होंगे उनको एग्जाइल में भेज दिया जाएगा, दैट इज उनको एक्सपेल कर दिया जाएगा, सिंध से उनको निकाल दिया जाएगा। नाउ देखिए ये तालपुरास जो हैं वो अभी तक आमिर्स का उन्होंने जो रिकॉग्निशन था ना वो नहीं लिया है। आमिर का रिकॉग्निशन कब आएगा वो आगे देखते हैं। सो सबसे पहले तो मीर फतेह अली खान के अंडर जो तालपुराज हैं उन्होंने कोलरा चीफ को निकाल दिया। अब देखिए ये जो अभी नई डेवलपमेंट बन गई है इसको कंफर्म किसने करा, तो एक दुरानी मोनार्क था, ये एक अफगान रूलर था। अब आपको लगेगा कि ये अफगान एम्पायर का सिंध में क्या रोल, तो देखिए ये जो दुरानी एम्पायर था ना उस टाइम पर इसका एक्सपेंशन था किन किन एरियाज में। तो ये जो दुरानी एम्पायर था इसका एक्सपेंशन देखिए एक अफगानिस्तान में तो था ही, है ना, क्योंकि ये एक अफगानिस्तान का एम्पायर था। उसके साथ ही पाकिस्तान के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस था। देन कुछ पार्ट ईरान के, जो उस टाइम पर इसको पर्शिया बोलते थे, तो कुछ ईरान के पार्ट्स के ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस था इस दुरानी एम्पायर का। देन कुछ तुर्कमेनिस्तान, जो आज के टाइम का तुर्कमेनिस्तान है, वहां पर भी इसका इन्फ्लुएंस था। देन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में इसका इन्फ्लुएंस भी था। अब उस पार्ट में देखिए अगर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की साइड अगर आज का हम देखते हैं तो वहां पर पाकिस्तान भी आता है, एंड पाकिस्तान में ही क्या है, सिंध। तो ये जो दुरानी मोनार्क था ना इसका इन्फ्लुएंस इन सारे एरियाज के ऊपर था। इट मीन्स कि इसका इन्फ्लुएंस सिंध में भी था। तो अगर कोई रूलर सिंध में आया है तो एक कन्वेंशन सी बनी हुई थी उस टाइम पर
कि वो दुरानी मुनार्क का भी एक रिकग्निशन लेता था। जब मीर फतेह अली खान ने फिर जो कोलरा चीफ को निकाल के खुद सिंध का कंट्रोल लिया, तो इस चीज को रिकग्नाइज करा इस दुरानी मुनार्क ने भी। बट एट द सेम टाइम उसने क्या बोला कि आप ये जो चीज होगी ना, ये जो रूल होगा, आप खुद अकेले नहीं करोगे, आप अपने ब्रदर्स के साथ भी शेयर करोगे। अब उनके ब्रदर्स थे 4, ये जो मीर फतेह अली खान था ये 4 ब्रदर्स थे, तो उनको बोलते थे 4 यार। अब इन 4 यार जो थे ना, जब मीर फतेह अली खान की डेथ हो जाएगी 1800 में, उसके बाद ये 4 यार जो होंगे, जो अपने में ना बाकी का जितना भी सिंध का देखिए जो एरिया होगा, अब ये खुद में डिवाइड करेंगे। अब जब ये लोग शेयर करेंगे ना अपना एरिया, जब सिंध को ये लोग डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये आमिर वाली टर्म आएगी, आमिर्स और लॉर्ड्स ऑफ सिंध। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ये जो तालपुराज और आमिर्स ऑफ तालपुरा आमिर्स बोला है, ये टर्म कब आती है, जब 4 यार सिंध का कंट्रोल लेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ मीर फतेह अली खान इन 1800। सो ओके, अब ये जो 4 यार होंगे अपनी डोमिनियन को एक्सटेंड करेंगे, मतलब कि अब सिंध का जो एरिया है ना उसको और ज्यादा एक्सपैंड करेंगे। तो क्या करते हैं ये लोग, अब राजा ऑफ जोधपुर था एक, जो राजस्थान में है। ओके, ये रहा राज, यहाँ पर था एक जोधपुर का राजा था। तो यहाँ से देखिए ये सिंध यहाँ पर टच कर रहा है ना, तो जोधपुर के राजा से ये लोग अमरकोट लेंगे। अमरकोट आज के टाइम पर ये सिंध वाला जो एरिया है जैसे कि पाकिस्तान में है आज के टाइम पर, तो अमरकोट भी आज के टाइम पर पाकिस्तान में ही है। देन उसके बाद है एक चीफ ऑफ लज। अब लज वाले एरिया, जो लज का चीफ होगा उससे ये लोग कराची ले लेंगे। देन उसके साथ ही जो अफगन्स होंगे उनसे जो 4 यार होंगे ये शिकारपुर एंड बुक्कर वाला एरिया ले लेंगे। अच्छा, ये जो ब्रिटिशर्स थे अर्ली 19th सेंचुरी में नॉर्थ वेस्ट की साइड अपना ध्यान क्यों शिफ्ट करते हैं। देखिए जैसे जब हमने एंग्लो माइसोर वॉर कवर करी थी है ना, तो 1740s से लेकर 1800 का पीरियड अगर देखें, तो जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी, हमने कार्नेटिक वॉर्स देखी थी ना, तो वो कहाँ पर थी, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है ना। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका ध्यान सिर्फ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में था, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया है ना, इन एरियाज में यहाँ पर ये लोग कार्नेटिक वॉर्स लड़ रहे थे। तो इन लोगों ने इन एरियाज को भी कंट्रोल कर लिया था। फिर उसके बाद 1799 में जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाएगी, उसके बाद सारे का सारा मैसूर इनके कंट्रोल में आ गया। और मराठास को ये लोग देखिए 1818 तक ऑलरेडी हरा चुके थे। तो देखिए जो मेजर पोर्शन था सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का इनके कंट्रोल में आ चुका था, यहाँ से ये लोग फ्री हो चुके थे, मराठास के ऊपर इनका कंट्रोल था। तो अब इनका ध्यान इसी की वजह से ही फिर नॉर्थ वेस्ट की ओर शिफ्ट करता है कि अपनी बाउंड्रीज को अब हम बियॉन्ड दिस एरिया भी एक्सटेंड करेंगे, सिंध की साइड भी लेके जाएंगे, आगे हम अफगानिस्तान तक लेके जाएंगे। तो देखिए अब ना क्या होता है कि जब लेट 18th सेंचुरी, दैट इज देखिए अब लेट 18th सेंचुरी का टाइम कौन सा है, 1799 के बाद का, मतलब कि टीपू सुल्तान की डेथ के बाद वाला टाइम आप बोल सकते हो, है ना। तो इस टाइम के अराउंड एक थिंकिंग डेवलप होती है, एक बिलीफ बनता है कि जो नेपोलियन बोनापार्टे है, नेपोलियन बोनापार्टे एक फ्रेंच रूलर था, बेसिकली एक मिलिट्री कमांडर ही था जिसकी बहुत एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज थे कि हाँ बहुत सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में करना है। और जो टीपू सुल्तान है, हमें पता है कि जो टीपू सुल्तान है उसके फ्रेंच के साथ अच्छे टाइज थे टीपू सुल्तान के। अगर आपको एस्टिमेट ऑफ टीपू सुल्तान याद हो, तो अब हमने पढ़ा था कि कैसे उसने फ्रेंच की हेल्प ली थी, फ्रेंच सोल्जर्स की सपोर्ट से ही उसने एक जैकोबियन क्लब को भी इस्टेब्लिश करा था। इनफैक्ट वो उस जैकोबियन क्लब का मेंबर भी बना था खुद टीपू सुल्तान। तो अब ये जो ब्रिटिशर्स है ना, इनको क्या लगता है कि जो नेपोलियन बोनापार्टे के साथ मिलकर जो टीपू सुल्तान है, अब जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी, वो नेपोलियन बोनापार्टे के साथ मिलकर इंडिया को इन्वेड करेगा, है ना। इससे पहले भी देखिए जो नेपोलियन बोनापार्टे था ना, वो एक बार इस बिलीफ से पहले भी इंडिया को इन्वेड करने का ट्राई कर चुका था, बट वो नेवल कन्फ्लिक्ट हुआ था एक, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो उस नेवल कन्फ्लिक्ट में लेकिन उसकी हार हुई थी,
तो नेपोलियन बोनापार्टे अब बाद में ट्राई करेगा कि कैसे लैंड रूट से हमने इंडिया को इन्वेड करना है, और ब्रिटिशर्स को क्या लगता है कि जो टीपू सुल्तान होगा वो नेपोलियन बोनापार्टे के साथ ही मिलेगा, है ना। तो अब देखिए क्या करते हैं जो ब्रिटिशर्स होंगे, अब ब्रिटिशर्स सिंध के साथ अपनी टाइस को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। सिंध के साथ क्यों, देखिए मैंने ऊपर आपको ये बोला था कि इस मैप को भी आपने ध्यान में रखना है ना। यहाँ पर देखिए है रशिया, यहाँ पर है रशिया यूएसएसआर, यहाँ पर है पर्शिया, एंड यहाँ पर है टर्की, एंड ये रहा ब्रिटिश राज जिसमें अब सिंध भी आएगा, सिंध वाला एरिया भी आएगा इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें अफगानिस्तान भी है। अगर नेपोलियन को यूएसएसआर के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर इंडिया को इन्वेड करना है, देखिए अभी यहाँ पर ना ये पूरा ब्रिटिश राज है, लेकिन उस टाइम पर अफगानिस्तान अलग था, उसके आगे यहाँ पर देखिए कहीं सिंध अलग है ना। तो अगर नेपोलियन को रशिया के साथ मिलकर इंडिया को इन्वेड करना है तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ से वो पर्शिया के थ्रू आएगा, है ना। तो आगे है अफगानिस्तान, देन है सिंध। तो ब्रिटिशर्स क्या ट्राई करेंगे अब कि अपने सिंध के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सो दैट वो सिंध को एज बफर स्टेट यूज कर पाए, कि अगर इन केस देखिए इंडिया में इन्वेजन होता है तो उनके पास वो सिंध वाला एरिया होना चाहिए। सो इनिशियली देखिए ब्रिटिशर्स का ये प्लान था। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने सिंध के साथ रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस टाइम पर लॉर्ड वेलेस्ली क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कमर्शियल इंटरेस्ट रिवाइव करेंगे। देखिए क्योंकि हर एक चीज़ का जो इनिशिएशन पॉइंट होता है ब्रिटिशर्स के लिए वो कमर्शियल इंटरेस्ट ही होता है, ट्रेड, उसके बाद वो पॉलिटिकल साइड जाते हैं, है ना। तो इनिशियली वो सिंध के साथ अपने कमर्शियल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे, रिवाइव करेंगे। अब इसका लेकिन मेन मोटिव क्या रहता है, इसका हिडन एम क्या रहता है कि फ्रेंच, दैट इज जो नेपोलियन है उसका, और जो टीपू सुल्तान है, एंड जो शाह जमन है, देखिए शाह जमन है ना, ये एक काबुल का ही मुनार्क है, एंड काबुल कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, है ना। तो देखिए इस अलायंस को ब्रेक करना ही इस लॉर्ड वेलेस्ली का मेन एम होगा। बट वो क्या यूज करेगा, वो यूज करेगा कमर्शियल इंटरेस्ट सिंध के साथ, के देखिए हम आपके साथ अपने कमर्शियल इंटरेस्ट रिवाइव कर रहे हैं, बट जो मेन पर्पस होगा वो क्या होगा, इन तीनों की अलायंस को काउंटरएक्ट करना। अब ऐसा करने के लिए देखिए वहां पर क्या था, अब थे तालपुराज, मीर फतेह अली खान थे उस टाइम पर, अभी तक इनकी डेथ नहीं हुई थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली देखिए इनके साथ नेगोशिएशंस को स्टार्ट करेंगे, मीर फतेह अली खान के साथ। लेकिन उस टाइम पर ना सिंध में सिचुएशन ऐसी थी, एक तो टीपू सुल्तान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, उसके साथ ही जो लोकल ट्रेडर्स थे वो भी इंग्लिश को इतना पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट जो उस टाइम पर ना आज का जो सिंध है पाकिस्तान में, वहां पर हैदराबाद एक अलग प्रोविंस है, अलग स्टेट है। जैसे देखिए आज का जो पाकिस्तान है वहां पर पंजाब भी है, पंजाब इंडिया में भी है, ऐसे ही वहां पर हैदराबाद भी है, जैसे इंडिया में एक हैदराबाद है ना। तो हैदराबाद का जो एरिया था ना वहां पर भी एंटी ब्रिटिश पार्टी ही थी। इन सारी चीजों के चलते अब लॉर्ड वेलेस्ली का ये प्लान वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है कि कमर्शियल इंटरेस्ट सिंध के साथ स्ट्रांग हो पाए। इंस्टेड क्या होता है कि जो आमिर होगा वो ब्रिटिश एजेंट को बोलेगा कि वो सिंध को क्विट कर दे, कि सिंध को छोड़कर चला जाए। तो उस टाइम पर जो ब्रिटिश एजेंट था सिंध में वो था क्रो, इसको अब सिंध को छोड़कर जाना पड़ता है, एंड कंपनी की हो जाती है इंसल्ट। अब आगे देखते हैं कि कैसी डेवलपमेंट होती है। अब एक तरफ ब्रिटिशर्स सिंध के साथ अपने अलायंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं। दूसरी साइड क्या चल रहा है कि रशिया एंड नेपोलियन बोनापार्टे ये भी इंडिया को इन्वेड करना चाहते हैं। तो इसकी सिचुएशन देखिए अब कैसे बनती है। सबसे पहले तो जब 1800, अब ये चीज स्पेक्ट्रम में नहीं दी गई है, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हैं। इनिशियली क्या होता है कि जो रशिया है वहां पर देखिए उस टाइम पर जार का रूल था, ठीक है, जैसे किंग वगैरह होते हैं रूलर, वहां पर जार का रूल था। तो कुछ जगह पर इसको TSAR लिखा होगा, कुछ जगह पर इसको CZAR लिखा होगा। तो 1801 के टाइम पर, उस टाइम पर रशिया में था जार पॉल I। सबसे पहले ये पर्सन नेपोलियन बोनापार्टे को एक प्रपोजल देगा कि हम इंडिया को इन्वेड करते हैं, बट इनका ये जो प्रपोजल होगा, ये इनकी जो अलायंस होगी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, एंड नेपोलियन बोनापार्टे जो होगा वो इस जार के साथ
अलायंस नहीं बनाएगा। देन उसके बाद जब टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो जार चेंज हो जाएगा। अब रशिया में आ चुका है अलेक्जेंडर वन, अब ये भी जार ही है, वहां का किंग ही है, ठीक है। अब आ चुका है जार अलेक्जेंडर वन रशिया में। अब ये लोग देखिए, अब इसके साथ ना नेपोलियन बोनापार्टे मिल जाएगा और ये लोग साइन करेंगे ट्रीटी ऑफ तिलसित। ये ट्रीटी साइन करेंगे अलेक्जेंडर वन ऑफ रशिया एंड नेपोलियन बोनापार्टे। इस ट्रीटी में ये लोग डिसाइड करते हैं कि देखिए अब हम लैंड रूट के थ्रू इंडिया को इन्वेड करेंगे। अब वो लैंड रूट कौन सा होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, थ्रू पर्शिया, एंड पर्शिया आज के टाइम पर क्या है, ईरान। ओके, सो अब देखिए ये न्यूज पहुंचेगी अब ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के पास। तो ब्रिटिशर्स को तो अब रशिया से एंड नेपोलियन बोनापार्टे से इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए अब क्या होगा कि उस टाइम पर आ चुके हैं लॉर्ड मिंटो। देखिए पहले थे लॉर्ड जो क्या थे उनका नाम, सॉरी, लॉर्ड वेलेस्ली, अब आ चुके हैं लॉर्ड मिंटो। अब ये क्या करेंगे, अब डिफरेंट एरियाज में ये लोग अपने डेलीगेशंस भेजेंगे। जैसे कि पर्शिया के साथ, पर्शिया में भी एक डेलीगेशन भेजेंगे, एक अफगानिस्तान में भेजेंगे, सिंध में भेजेंगे, है ना, लाहौर, वहां पर लाहौर वाला जो एरिया है जो आज के टाइम पर पाकिस्तान में चला जा चुका है, वहां पर रंजीत सिंह का राज था, वहां पर भी अपने डेलीगेशंस भेजेंगे। इन सारे लोगों को ये लोग जो ब्रिटिशर्स होंगे अपनी साइड करना चाहेंगे, सो दैट रशिया को एंड नेपोलियन बोनापार्टे को ब्रिटिश इंडिया से बाहर रखा जा सके। अब ये लोग जो रशिया एंड नेपोलियन बोनापार्टे हैं, ये लोग इंडिया में क्यों इन्वेड करना चाहते थे, ऑफ कोर्स कमर्शियल इंटरेस्ट, क्योंकि इनको पता था कि इंडिया से हमें बहुत पैसा मिलेगा। अब देखिए ये लोग डेलीगेशन जब भेजते हैं, सबसे पहले तो उस टाइम पर अब थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो अब डेलीगेशन भेजेंगे। सबसे पहली एक डेलीगेशन जाती है लाहौर में। लाहौर में जैसे मैंने आपको बताया है रंजीत सिंह, तो वहां पर भेजा जाता है मेटकैल्फी को, ठीक है। देन उसके बाद एक नेक्स्ट डेलीगेशन जाएगी काबुल, दैट इज अफगानिस्तान में, तो यहाँ पर जाएंगे एल्फिंस्टीन। देन उसके बाद तेहरान, तेहरान देखिए है ईरान में आज के टाइम पर, दैट इज पर्शिया। पर्शिया के साथ पर्शिया में डेलीगेशन क्यों भेजी जाती है, क्योंकि नेपोलियन एंड रशिया जो थे वो पर्शिया के थ्रू ही इंडिया को अटैक करना चाहते थे, है ना। एंड उसके आगे था अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में भी एक डेलीगेशन चली गई। तो देखिए एक तेहरान में चली गई, वो थी अंडर मेलकॉम। अब बचा क्या, अफगानिस्तान के आगे क्या बचा इंडिया की साइड, सिंध। तो सिंध में एक डेलीगेशन जाएगी निकोलस स्मिथ के अंडर, तो वो लोग सिंध के आमिर्स के साथ मिलेंगे, है ना। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। अब एक बार हम ना मैप देख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए यहां पर है पर्शिया, यहां पर है कहीं अफगानिस्तान, यहां पर है सिंध। तो अभी तक ये वाला एरिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से बाहर है। रशिया, यूएसएसआर, ठीक है, और जो एक नेपोलियन बोनापार्टे हैं ये लोग मिल गए हैं, ये भी रशिया का एरिया है। ये लोग पर्शिया के थ्रू इंडिया को इन्वेड करने का ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अब अफगानिस्तान में भी अपनी एक डेलीगेशन भेज रहे हैं, सिंध में अलग डेलीगेशन भेज रहे हैं, पर्शिया में ये लोग अलग भेज रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ वाला जो एरिया ये भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं था, यहाँ पर था लाहौर, दैट इज रंजीत सिंह का एरिया। तो यहाँ पर भी एक डेलीगेशन भेजी जाएगी। ओके, आई होप ये चीज ना अब आपको मैप से देखकर ज्यादा क्लियर हो गई होंगी। सो ये सारी डेलीगेशन अब भेज दी गई। निकोलस स्मिथ की आमिर्स के साथ नेगोशिएशंस होगी एंड फर्स्ट एवर एक ट्रीटी साइन होगी ब्रिटिशर्स की आमिर्स के साथ, जो सिंध के आमिर्स थे। अब इस ट्रीटी का नाम देखिए है ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप, एंड कुछ जगह पर लिखा होगा, एग्जाम में भी देखिए आ सकता है, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप। ओके, स्पेलिंग गलत हो रहे हैं। ओके, तो आप ये भी नाम नोट कर लें, परपेचुअल फ्रेंडशिप, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप एंड ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप ये दोनों ही सेम है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि दोनों साइड्स जो होंगी, दैट इज जो आमिर्स हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं, ये देखिए फ्रेंच को ना जो सिंध वाला एरिया है, फ्रेंच को सिंध से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। देखिए फ्रेंच को अब एक्सक्लूड कर दिया गया है। उसके साथ ही दोनों के कोर्ट्स में
एजेंट्स का भी एक्सचेंज हो सकता है। एंड ट्रीटी देखिए इतनी लंबी चलती है ना, इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे मेंटेन रहते हैं ब्रिटिशर्स के आमिर्स के साथ। एंड इस ट्रीटी को आगे रिन्यू करा जाता है 1820 में, 1820 में रिन्यू करा जाता है। एंड साथ में देखिए अब अमेरिकन्स को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। पहले तो क्या था, पहले फ्रेंच को एक्सक्लूड करा गया था सिंध से, जो स्टार्टिंग की ट्रीटी थी। जब इसको रिन्यू करा गया फिर अमेरिकन्स को भी एक्सक्लूड कर दिया गया। उसके साथ ही देखिए बोला गया इस रीन्यूड ट्रीटी में कि जो भी कश वाले एरियाज में बॉर्डर डिस्प्यूट होंगे आफ्टर द डिफीट ऑफ मराठा कन्फेडरेसी, देखिए जो मराठास थे ना, शिवाजी एंड पेशवास के अंडर मराठास ने गुजरात वाले एरिया तक अपना बॉर्डर एक्सटेंड कर लिया था। एंड गुजरात में ही देखिए आता है कश वाला एरिया, है ना, ये सबको पता है। तो इन लोगों ने कश वाले एरिया तक अपनी बॉर्डर्स को एक्सटेंड कर लिया था। जब मराठास की हार हो जाएगी, मराठा कन्फेडरेसी को ख़त्म कर दिया जाएगा 1818 में, उसके बाद अब देखिए जो सिंध वाला एरिया था ना, इसका कुछ पार्ट कश के साथ भी टच करता था। तो जितने भी बॉर्डर्स अब आमिर्स के कश वाले एरियाज में होंगे, अब जिनको देखिए अब जो मराठास को उनको किसने हरा दिया है, ब्रिटिशर्स ने। इट मीन्स जो कश वाला एरिया होगा उसमें ब्रिटिशर्स का राज आएगा, है ना, ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करा होगा। अब वो जो एरिया का बॉर्डर डिस्प्यूट होगा वो किसके साथ होगा, आमिर्स के साथ। तो इस रीन्यूड ट्रीटी में ये भी बोला गया कि जो भी कश वाले एरियाज के साथ सिंध के बॉर्डर डिस्प्यूट होंगे उनको भी रिजॉल्व करा जाएगा एंड किसी थर्ड पार्टी को नहीं रखा जाएगा। पहले फ्रेंच को निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद अमेरिकन्स को भी निकाल दिया। अब बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए ब्रिटिशर्स एंड आमिर्स ही होंगे। एंड आपको पता है कि वेटेज हमेशा हमेशा इस चीज़ में ब्रिटिशर्स की ही रहेगी। अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, 1809 में ना ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप। एंड 1809 में ही देखिए तेहरान पर्शिया के साथ भी ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन करी थी। एंड उस ट्रीटी का नाम था एंग्लो पर्शियन ट्रीटी ऑफ 1809। इस ट्रीटी में भी देखिए जो पर्शियन रूलर थे उन्होंने एग्री कर लिया था कि किसी भी फॉरेन आर्मी को ये लोग अपनी कंट्री से नहीं निकलने देंगे टू रीच इंडिया। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया कि नेपोलियन बोनापार्टे का एक रास्ता बंद हो गया है कि वो पर्शिया को यूज करके अब इंडिया को इन्वेड नहीं कर सकता। एंड ये किसके फेवर में जाएगा, ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स के फेवर में। एंड ब्रिटिशर्स इन रिटर्न पर्शिया को क्या बोलते हैं कि अगर नेपोलियन बोनापार्टे उनके ऊपर अटैक करेगा तो ब्रिटिशर्स पर्शिया का सपोर्ट करेंगे, वो पर्शिया को एड देंगे, हेल्प करेंगे। तो देखिए ये भी एक ट्रीटी साइन हुई थी एट द सेम टाइम जब ट्रीटी ऑफ एटर्नल और परपेचुअल फ्रेंडशिप साइन हुई थी। तो ये दो ट्रीटीज थी। अब आगे क्या होता है, 1832 की ट्रीटी। ओके, इस टाइम तक पहुंचते पहुंचते 1832 के टाइम तक अब ना ब्रिटिशर्स जो थे, इंग्लिश जो थे, इनको इंडस रिवर की इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो इनके जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे वो तो ऑलरेडी थे एरिया में, है ना। मतलब पहले तो इनका स्टार्टिंग का क्या था कि फ्रेंच को एक्सपेल करना है, रशिया को एक्सपेल करना है। बट जब इंडस का इनको एक पता चलता है, इंडस की इनको वैल्यू पता चलती है, तो इनके कमर्शियल इंटरेस्ट और ज़्यादा ग्रो होते हैं। इनको इंडस की नेविगेशनल वैल्यू का पता चलता है। तो अब इनका ध्यान चला जाएगा ऑफ कोर्स सिंध की साइड और ज़्यादा कि हमें अगर इंडस को यूज़ करना है तो आमिर्स के साथ एक नई ट्रीटी साइन करनी होगी। तो इसके लिए अब देखिए अब आ चुके हैं विलियम बेंटिक। अब विलियम बेंटिक कॉलोनल पटिंगर को भेजेंगे सिंध के आमिर्स के पास एंड एक नई ट्रीटी साइन करी जाएगी। एंड इस ट्रीटी का मेन पर्पस ही रहता है कि कैसे हम इंडस रिवर का यूज करेंगे अपने फायदे के लिए। तो इस ट्रीटी में देखिए क्या बोला जाता है कि पहले तो एक फ्री पैसेज रहेगा सिंध के थ्रू। जितने भी इंग्लिश ट्रेडर्स होंगे, जो भी ट्रैवलर्स होंगे, देखिए अभी आपने याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट ही हैं। इंग्लिश के ट्रेडर्स जो होंगे, जो इंग्लिश ट्रेडर्स होंगे, जो भी ट्रैवलर्स होंगे, टूरिस्ट वगैरह होंगे, उनका पैसेज हो सकता है, वो पास कर सकते हैं सिंध के थ्रू, इंडिया आ सकते हैं। एंड जो इंडस रिवर है अगर उसको यूज़ करना है तो वो सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए ही होगा।
किसी भी वॉरशिप को, दैट इज जो बोट्स वगैरह वॉर्स के लिए यूज करी जाएंगी, वो इंडस के थ्रू प्लाई नहीं करेंगी। दैट इज उनका पैसेज, जो वॉरशिप्स होंगी उनका पैसेज इंडस रिवर के थ्रू नहीं होगा। ये सिर्फ अभी के लिए कमर्शियल और ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए ही है। कोई भी वॉर मटेरियल इंडस के थ्रू नहीं निकलेगा। तो देखिए अभी तक आप समझ सकते हो कि जो आमिर्स है ना, इनका सिंध के ऊपर फिर भी कंट्रोल है, आगे आगे जाकर इनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा। उसके साथ ही इस ट्रीटी में बोला जाएगा कि कोई भी मर्चेंट जो इंग्लिश मर्चेंट होगा वो सिंध के थ्रू पास तो कर सकता है, लेकिन वहां पर वो परमानेंटली सेटल नहीं होगा। एंड जितने भी ये ट्रैवलर्स होंगे उनको पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। एट द सेम टाइम इस ट्रीटी में बोला जाता है कि आमिर्स जो होंगे वो टैरिफ रेट्स, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, उनको भी डिसाइड कर सकते हैं। सो स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, आमिर्स का कंट्रोल है सिंध में। तो ये चीज़ें इस ट्रीटी में आती हैं। तो मेन पर्पस क्या रहता है इस ट्रीटी का, 1832 की ट्रीटी का, कि हमें इंडस रिवर का यूज़ करना है, बट ट्रेडिंग पर्पस के लिए ही होगा। कोई भी वॉरशिप्स नहीं निकलेंगी एंड इंग्लिश अभी सिंध में सेटल भी नहीं होंगे। एंड आमिर्स का टैक्सेस के ऊपर, टैरिफ रेट्स के ऊपर कंट्रोल भी है। उसके साथ ही यहाँ पर क्या होता है, जो कश वाला जो एरिया था वहाँ पर रॉबर्स की बहुत प्रॉब्लम थी। एंड कश वाला एरिया हमें पता है वहाँ पर कौन थे, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, मराठास को तो निकाल दिया गया था। तो इस ट्रीटी में ये भी बोला गया कि जो आमिर्स होंगे वो जोधपुर के राजा के साथ मिलकर इन जो कश के रॉबर्स होंगे इनको पुट डाउन करेंगे, दैट इज इनको खत्म करेंगे, सो दैट ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम ना हो। एट द सेम टाइम जो ओल्ड ट्रीटीज थी उनको कंफर्म कर दिया गया, दैट इज वो कंटिन्यू रहेंगी। एंड दोनों ही पार्टीज, आमिर्स और जो इंग्लिश होंगे, एक दूसरे से जेलस नहीं होंगे, इंट्रूड नहीं करेंगे एक दूसरे के काम में या फिर ट्रेड वगैरह में। तो ये सब चीजें इस ट्रीटी में हुई। तो मेन पर्पस क्या था इसका, कमर्शियल इंटरेस्ट एंड इंडस रिवर का यूज। सो देखिए चीजें आराम से चलती रहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम अब कहां पर आएगी, जब लॉर्ड ऑकलैंड आ जाएंगे एज गवर्नर जनरल। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 में गवर्नर जनरल बनेंगे। अब ये जो पर्सन थे, इनके अकॉर्डिंग जो सिंध वाला एरिया था उसको हमें यूज़ करना चाहिए रशियंस को एक्सपेल करने के लिए, कि हाँ कि अगर हमें इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, ब्रिटिश इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें सिंध को एज बफर स्टेट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो थी ना, ये लॉर्ड ऑकलैंड का ही एक परसेप्शन था। तो दूसरी ये चीज़ देखिए, अब एक तो इनका मतलब था कि हमें सिंध को यूज़ करना है एज बफर स्टेट, सो दैट हम रशियन इन्वेजन को अपने से दूर रख सके, ब्रिटिश इंडिया से दूर रख सके। दूसरा इनका देखिए, ये लोग ये ना अफगानिस्तान को भी अब कंट्रोल करना चाहते थे। जो पहले वाले थे ना, उनके माइंड में ये चीज़ नहीं आती थी कि हमें अफगानिस्तान को भी कंट्रोल करना है। बट अब लॉर्ड ऑकलैंड के आने के बाद एक तो रशिया को हटाना है, दूसरी चीज़ जो है वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करना है। देखिए जो फ्रेंच है ना, उनका तो ऑलरेडी काम खत्म हो चुका है नेपोलियन बोनापार्टे का। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो पर्शिया के साथ ट्रीटी साइन हो चुकी है ना, दूसरी आमिर्स के साथ भी अब ट्रीटी साइन हो चुकी है। रही बात अब रशिया की, तो उसके लिए देखिए ये लोग अब सिंध को एज बफर स्टेट यूज करेंगे। अब अगर सिंध को एज बफर स्टेट यूज करना है, तो मैप में हमने बहुत बार देखा है कि सिंध की कैसी पोजीशन है। अगर ये ब्रिटिश इंडिया है तो यहाँ कहीं पर है लाहौर, है ना, जो रंजीत सिंह के कंट्रोल में है। यहाँ पर है कहीं आमिर्स जो कि सिंध में है, एंड यहाँ पर आगे है अफगानिस्तान। ऐसी वाली अरेंजमेंट है अभी के लिए, क्योंकि लाहौर, सिंध, अफगानिस्तान ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं है। एंड जो लॉर्ड ऑकलैंड है, उनसे पहले अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का किसी ने नहीं सोचा है। सिर्फ मेन पर्पस क्या था, रशिया को एंड नेपोलियन बोनापार्टे को दूर रखना। लॉर्ड ऑकलैंड के आने के बाद अब क्या चाहते हैं ये, कि एक तो हम रशियन इन्वेजन से भी बचे रहें, ब्रिटिश इंडिया को बचाए रखें, एट द सेम टाइम हमें अब अफगानिस्तान को भी कंट्रोल करना है, इसको भी इन्वेड करना है। एंड अगर ब्रिटिशर्स को अफगानिस्तान पहुंचना है तो क्या रास्ते हैं, यहाँ पर है लाहौर, यहाँ पर है सिंध, यहाँ पर है अफगानिस्तान। या तो वो सिंध के थ्रू जाएंगे या फिर वो जाएंगे लाहौर के थ्रू। अब लाहौर में रंजीत सिंह जो है वो है काफी स्ट्रांग, तो उनसे अभी जो ब्रिटिशर्स हैं डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करना चाहते रंजीत सिंह के साथ। तो उनके लिए एक प्रपोजिशन क्या रहती है कि वो सिंध के जो आमिर्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है,
तो वो सिंध के थ्रू ही अफगानिस्तान जाएंगे। इट मीन्स कि ब्रिटिशर्स को क्या करना होगा, उनको पहले सिंध को कंट्रोल करना होगा। सिंध के ऑलरेडी देखिए उनको जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ऑलरेडी कमर्शियल इंटरेस्ट पता है, इंडस रिवर का उनको पता है कि कितना ज़्यादा यूज़ आ सकता है। अगर उनको कहीं अफगानिस्तान में मिलिट्री वॉरफेयर करना है तो वो इंडस रिवर का इजीली यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स सिंध को कंट्रोल करना ही ईजी है रादर देन लाहौर में रंजीत सिंह को। तो अब देखिए सिंध को वो कैसे कैप्चर करेंगे। तो देखिए इनिशियली तो जो आमिर्स होंगे ना वो कभी भी इस चीज़ जो ब्रिटिशर्स होंगे उनके साथ नहीं मिलेंगे कि हाँ डायरेक्टली, तो वो कभी नहीं आएंगे उनके साथ उनके फेवर में। तो उनको चांस कैसे मिलता है जो ब्रिटिशर्स हैं कि जो रंजीत सिंह है ना वो सिंध का एक फ्रंटियर एरिया होगा, दैट इज जो बॉर्डर एरिया होगा रोजन, उसको कैप्चर कर लेते हैं। रंजीत सिंह कैप्चर करेंगे रोजन को। अब ये जो रोजन है या फिर रोजान जो भी एरिया है ये सिंध का एक फ्रंटियर एरिया है, बॉर्डर एरिया है। अब जब ये कंट्रोल कर लेंगे तो पोटिंगर जो थे, पोटिंगर उस टाइम पर जो थे वो सिंध में ही स्टेशनड थे। जब ये जो ट्रीटी हुई थी ना पहले की, ट्रीटी ऑफ 1832, इस टाइम में पोटिंगर जो थे उनको सिंध में एज एजेंट भी स्टेशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये थे सिंध में, तो ये अब जाएंगे हैदराबाद में। हैदराबाद में जाकर, हैदराबाद कहाँ पर है, सिंध में। तो ये लोग अब ये जाएंगे हैदराबाद के आमिर्स के साथ मिलेंगे एंड आमिर्स के साथ मिलकर ये एक न्यू ट्रीटी साइन करेंगे एंड ये है ट्रीटी ऑफ 1838। देखिए ये जो आमिर्स थे ना इन्होंने कभी फॉरेन हेल्प मांगी नहीं थी। इन्होंने नहीं बोला था इंग्लिश को कि हमारी आकर हेल्प करो। अगर हमारा कोई एरिया रोजन कैप्चर कर लिया है रंजीत सिंह ने तो इन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प नहीं मांगी थी और ना ही ये हेल्प चाहते थे। बट ये जो ब्रिटिशर्स थे ना ये बहुत ही क्लेवर थे। ये आमिर्स को बोलते हैं कि देखिए जो ये जो रंजीत सिंह है वो रशियंस की या तो हेल्प लेकर या फिर अफगानिस्तान की हेल्प लेकर जो सिंध वाला एरिया है उसको कंट्रोल कर लेंगे। अब आमिर्स उस टाइम पर इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे तो ऑफ कोर्स वो लोग रिलक्टेंटली, मतलब वो विलिंगली ये चीज़ नहीं करते हैं। तो ये ट्रीटी वो साइन कर लेते हैं 1838 की। अब ये जो ट्रीटी थी ना ये ट्रीटी एक सब्सिडरी ट्रीटी ही थी, जैसे वो एक सब्सिडरी अलायंस हमने पढ़ना है ना आगे, उसकी जैसी ही ये ट्रीटी थी। अभी कैसे देखिए, एक तो ब्रिटिश रेजिडेंट आ जाएगा अब हैदराबाद में, वो परमानेंटली स्टेशन हो जाएगा, है ना। ये जो ब्रिटिशर्स होंगे ये आमिर्स को बोलेंगे कि देखिए हम देंगे आपको प्रोटेक्शन एंड जो कंपनी की ट्रूप्स होंगे दैट इज जो सोल्जर्स वगैरह होंगे वो कैपिटल में स्टेशन कर दिए जाएंगे, वो कैपिटल में परमानेंटली रहेंगे एंड आमिर्स की प्रोटेक्शन करेंगे वो रंजीत सिंह से। बट ये करने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, ये जो कंपनी की ट्रूप्स को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, इसके लिए एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, तो वो होंगे आमिर्स। तो होगी ना ये सब्सिडरी अलायंस जैसा ही कि देखिए आमिर्स की प्रोटेक्शन के लिए कंपनी के जो सोल्जर्स हैं वो कैपिटल में रह रहे हैं एंड उसके एक्सपेंसेस कौन दे रहा है, आमिर्स ही दे रहे हैं अपने ट्रेजरी से, है ना। तो उसके साथ ही जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बहुत सारे कंसेशंस भी दिए जाएंगे एट द सेम टाइम। देन एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो होगा वो परमानेंटली स्टेशन कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो पैसे देने थे ना ये अराउंड 3 लाख रुपीस थे जो कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थे। और क्या था इस ट्रीटी में कि अगर आमिर्स के बीच एंड सिख्स के बीच कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसमें ब्रिटिशर्स इंटरवीन कर सकते हैं, इंग्लिश इंटरवीन कर सकते हैं। अब सिख जो थे वो रंजीत सिंह जी के कंट्रोल में थे, इनके अंडर थे, है ना। तो देखिए अब अगर कोई डिस्प्यूट आएगा तो अब देखिए इंग्लिश भी इसमें इंटरवीन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आमिर्स थे ना वो ब्रिटिश की एक तरह से प्रोटेक्शन में आ चुके थे। इट मीन्स जो सिंध था अल्टीमेटली वो एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन के रह गया था इन 1838 इस ट्रीटी की वजह से। नौ ब्रिटिशर्स सिंध को कंट्रोल कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे कौन बचा, रंजीत सिंह, है ना। उसके आगे है अफगानिस्तान। अब रंजीत सिंह को कंट्रोल करने के लिए इंग्लिश साइन करेंगे ट्राईपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838। अच्छा, रंजीत सिंह ये ट्रीटी क्यों साइन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले है कि उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिशर्स को भी रंजीत सिंह की ज़रूरत है एंड रंजीत सिंह को अल्टीमेटली बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। ब्रिटिशर्स को क्यों क्यों ज़रूरत है, देखिए उनको रशियन एक्सपेंशन को कंट्रोल करना है। जो रशियंस सेंट्रल एशिया की साइड आगे बढ़ रहे थे, ब्रिटिशर्स को उस चीज़ को चेक करना है
एंड उनको अफगानिस्तान में भी कोई एक ऐसा रूलर चाहिए जो कि उनकी साइड का हो, इंग्लिश की साइड का हो, उनको एक फ्रेंडली रूलर चाहिए। एंड ये करने के लिए सबसे पहले उनको रंजीत सिंह का सपोर्ट चाहिए, रंजीत सिंह चाहिए कि वो उनकी साइड पर आ जाए। तो ये लोग रंजीत सिंह को ये ट्रीटी का प्रपोजल देते हैं। अब रंजीत सिंह क्यों एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारे गेन्स हो रहे थे, बहुत सारे कमर्शियल गेन हो रहे थे, उनको टेरिटोरियल गेन हो रहे थे। क्योंकि देखिए ये जो कश्मीर वाला एरिया था, पेशावर वाला एरिया था, है ना, एंड बाकी बहुत सारे एरिया जो कि मेनली अफगानिस्तान के अंडर में आते थे, अफगान कंट्रोल में थे, बट उनको रंजीत सिंह ने कंट्रोल कर लिया था। ये जो कश्मीर, पेशावर एंड बाकी सारे सारे एरियाज थे, है ना, इनको रंजीत सिंह ने कैप्चर कर लिया था। बट यहाँ पर जो ऑफिशियल कंट्रोल था वो अफगान का कंट्रोल था, अफगानिस्तान का कंट्रोल था। बट अगर ब्रिटिशर्स ने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया है तो एटलीस्ट रंजीत सिंह को ब्रिटिशर्स का फेवर तो मिल ही गया इस चीज में कि हाँ ठीक है, ये वाले एरियाज अब मेरे ही हैं। दूसरी, उस टाइम पर ना एक पॉलिटिकल कंपल्शन भी ऐसा ही था कि रंजीत सिंह एक तरह से कंपेल हो जाते हैं। एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो बनी हुई थी कि पावर बैलेंस वाली जो सिचुएशन थी, रंजीत सिंह को डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के साथ उनको कन्फ्रंटेशन कोई ऐसी नहीं करनी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऑलरेडी बहुत सारे एरियाज को कंट्रोल कर चुके थे। ये चीज रंजीत सिंह को ऑब्वियसली पता थी, है ना, तो उनको भी डायरेक्टली उनके साथ कोई वॉर नहीं लड़नी थी ब्रिटिशर्स के साथ। तो इन सारी चीजों के चलते अब जो रंजीत सिंह होंगे वो ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन कर लेंगे ब्रिटिशर्स के साथ। इस ट्रीटी का अल्टीमेट पर्पस भी अफगानिस्तान ही रहता है। एंड अगर रंजीत सिंह के आमिर्स के साथ कोई डिस्प्यूट होते हैं तो एज पर दिस ट्रीटी, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी, ब्रिटिशर्स ही उसमें मीडिएटर होंगे, ब्रिटिशर्स ही उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब उस टाइम पर जो अफगानिस्तान में रूलर थे वो थे दोस्त मोहम्मद। ये उस टाइम पर रूलर थे, और ये जो रूलर्स थे ना ये ब्रिटिशर्स के फेवर में नहीं थे, ये इनकी ब्रिटिशर्स के साथ नहीं बनती थी। और ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था कि कोई ऐसा रूलर हो अफगानिस्तान में जो हमारे फायदे के लिए हो। उनको बेसिकली एक पपेट रूलर चाहिए था। और जो उस टाइम पर शाह शुजा थे, ये अब अफगानिस्तान के एम्परर बनना चाहते थे, रूलर बनना चाहते थे। तो शाह शुजा इस एक ट्रीटी में आते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड ट्रीटी इन्हीं के साथ साइन होती है। इनको बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स इनको बोलते हैं कि अगर हम आपको अफगानिस्तान के रूलर बना देंगे तो अल्टीमेटली आपको सिंध के ऊपर अपने सारे सोवरन राइट्स छोड़ने होंगे, ठीक है। तो ये बन जाएंगे अफगानिस्तान के रूलर, एंड उनको ये जो इंग्लिश होंगे एज पपेट रूलर यूज करेंगे अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए। सारे देखिए जो सिंध था ना, सिंध की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी थी, इसकी कमर्शियल पोजीशन ऐसी थी जो कि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही फेवरेबल थी। एंड इसके साथ ही जो शाह शुजा था, इंग्लिश इसको बोलते हैं क्योंकि हम आपको अफगानिस्तान का एम्परर बनाएंगे, रूलर बनाएंगे, तो आपको हमें एक ट्राइब्यूट देना होगा, एंड उस ट्राइब्यूट की एग्जैक्ट अमाउंट जो होगी वो इंग्लिश ही डिसाइड करेंगे। सो बेसिकली ये जो सारा पैसा लेना, मतलब कि जो फाइनेंसेस लेंगे शाह शुजा से, है ना, रंजीत सिंह के साथ ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन कर ली सो दैट जो इंग्लिश होंगे वो हर चीज में इंटरवीन करेंगे। इन सारी चीजों का अल्टीमेट पर्पस क्या था? अफगानिस्तान एडवेंचर। जो ब्रिटिशर्स थे उनका अफगान एडवेंचर्स। आगे हमने एंग्लो अफगान वॉर्स भी देखनी है। फर्स्ट जो वॉर होगी उसमें तो ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे। एंड अफगानिस्तान पहुंचने का रास्ता कहाँ से जाता था? अल्टीमेटली सिंध के थ्रू जाता था। सॉरी अगर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही हो तो, क्योंकि पटाखे चल रहे हैं। ओके, सो सिंध बेसिकली वहाँ पर एक तो सिंध में सब्सिडरी फोर्सेस भी आ चुकी हैं। आप बोल सकते हो कि सब्सिडरी अलायंस की साइड जा रहा है। 1838 की ट्रीटी साइन हो चुकी है। रंजीत सिंह के पास अब उतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि हाँ वो ब्रिटिशर्स को कन्फ्रंट कर पाएं। उन्होंने भी एक ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन कर ली है। अब ये लोग अफगानिस्तान तक पहुंचना चाहते हैं। शाह शुजा को उन्होंने अपनी साइड में कर लिया है। तो जो सिंध होगा उसने अल्टीमेटली सब्सिडरी अलायंस तक पहुंच चुका है 1839 में। 1838 की ट्रीटी के बाद
अब जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका मेन मोटिव क्या था कि आमिर्स से हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, एंड वो उस पैसे को क्या यूज़ करेंगे, किस चीज़ में, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। एट द सेम टाइम देखिए, एक तो मनी चाहिए, दूसरा देखिए जो 1832 की ट्रीटी हुई थी, 1832 की ट्रीटी, मैंने आपको बोला था कि आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सिर्फ जो इंडस रिवर थी वहाँ से ट्रेडर्स को ही मतलब ट्रेडर्स का ही पैसेज अलाउ करा गया था, कि जो सिंध होगी एंड जो इंडस रिवर होगी वहाँ से सिर्फ जो वॉरशिप्स होंगी वो नहीं निकलेंगी, जस्ट कमर्शियल पर्पस के लिए ही यूज़ करा जाएगा, एंड ट्रेडर्स का ही यूज़ होगा, ट्रेडर्स ही इस चीज़ को यूज़ करेंगे। एंड ओके देन, बट अब जो होगा, क्योंकि अफगानिस्तान तक पहुंचना है, अफगानिस्तान के लिए क्या उन्होंने मतलब वॉर लड़ेंगे जो ब्रिटिशर्स होंगे, तो इस आर्टिकल को जो 1832 की ट्रीटी थी उसमें ये जो आर्टिकल था उसको ब्रिटिशर्स एब्रोगेट करवा देंगे, उसको अनल करवा देंगे, कि अब जो होगा वो वॉर मटेरियल भी जा सकता है, उसका भी पैसेज हो सकता है, अब इंग्लिश ट्रूप्स की भी मूवमेंट हो सकती है सिंध के थ्रू, चाहे वो लैंड का एरिया है, चाहे वो बाय रिवर है, चाहे वो इंडस रिवर के थ्रू है। इसके ऊपर BL ग्रोवर का एक व्यू दिया गया है, उन्होंने बोला है दैट अंडर थ्रेट ऑफ सुपीरियर फोर्स, देखिए आमिर्स जो थे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे इस टाइम तक, सो सुपीरियर फोर्स कौन थी, ब्रिटिशर्स है ना, रंजीत सिंह ऑलरेडी ट्रीटी साइन कर चुके थे। सो आमिर्स एक्सेप्टेड अ ट्रीटी इन February 1839 by which a British subsidiary force had to be stationed at शिकारपुर एंड बुकर। सो देखिए 1839 में ना अब बेसिकली सब्सिडरी अलायंस साइन कर चुका है, ये जो सिंध है एक सब्सिडरी फोर्स स्टेशन हो चुकी है परमानेंटली शिकारपुर एंड बुकर में, जो कि आमिर्स ने कैप्चर करे थे, है ना। एंड द आमिर्स ऑफ सिंध वर टू पे ₹3 लाख एनुअली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंपनीज ट्रूप। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे कंपनी की ट्रूप्स जो होंगी वो आमिर्स को प्रोटेक्ट करेंगी, एंड उन ट्रूप्स की मेंटेनेंस के लिए, उन सोल्जर्स की मेंटेनेंस के लिए जो आमिर्स होंगे उन्हीं को ही पे करना होगा, जो कि थी 3 लाख एनुअली। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट थी। इस पॉइंट के बाद जो आमिर्स होंगे वो किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ कंपनी। और ये सब्सिडरी अलायंस का सबसे मेजर पार्ट रहता था कि अगर जो रूलर्स थे इंडियंस, उनको अगर किसी थर्ड, इनफैक्ट किसी इंडियन रूलर्स के साथ ही नहीं, चाहे वो यूरोपियंस थे चाहे इंडियन रूलर्स थे, किसी के साथ भी अगर नेगोशिएट करना था तो उनको पहले कंपनी का इंटरवेंशन चाहिए होता था। तो यही सेम चीज़ जो थी वो आमिर्स के साथ हो रही थी। अब किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ वो नेगोशिएट नहीं कर सकते थे विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ कंपनी, विदाउट द नॉलेज ऑफ कंपनी। इसके साथ ही उन जो कंपनी की मिलिट्री सप्लाईज के लिए, देखिए अब उनको अगर अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करना है तो मिलिट्री सप्लाईज चाहिए, उनको हथियार वगैरह चाहिए, अम्यूनिशन वगैरह चाहिए, तो वो सब स्टोर करने के लिए उनको कराची में एक स्टोर रूम भी मिल गया। उसके साथ ही देखिए पहले जो इंडस रिवर थी उनसे पहले तो वॉरशिप्स निकलती नहीं थी, है ना। और ये जो प्रोविजन थी 1832 की ट्रीटी थी उसको भी अनल करवा दिया गया। उसके साथ ही अब उसके ऊपर कोई टोल भी नहीं लगेगा, मतलब कोई टैक्सेस वगैरह नहीं होंगे। उसके साथ ही देखिए आमिर्स को ये भी बोल दिया गया कि अगर अफगानिस्तान के साथ जब वॉर होती है, अगर एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होगी ब्रिटिशर्स को तो वो आमिर्स ही प्रोवाइड करेंगे, बेसिकली एक ऑक्सिलरी फोर्स अगर इंग्लिश को चाहिए होगी इन केस ऑफ अफगान वॉर तो वो प्रोवाइड करना भी अब आमिर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। सो ये सारी चीज़ें अब इस 1839 की ट्रीटी के बाद हो चुकी हैं। अब जो आमिर है एक सब्सिडरी अलायंस साइन कर चुका है, और ये BL ग्रोवर का व्यू भी कवर हो गया। ओके, इससे पहले हमने देखा था लॉर्ड ऑकलैंड का, तो स्पेक्ट्रम में एक लॉर्ड ऑकलैंड का व्यू भी दिया गया है। मैं वो बुक से ही रीड कर रही हूँ, आपने उस व्यू को भी देखना है। सो वो P.E. रॉबर्ट्स का व्यू है, P.E. रॉबर्ट्स। उन्होंने क्या बोला है दैट अंडर लॉर्ड ऑकलैंड and his cabinet of secretaries, British policy in India had fallen to a lower level of unscrupulousness.
सो पीई रॉबर्ट्स क्या कहते हैं कि जब लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम आया था, उस टाइम की जो ब्रिटिश पॉलिसी थी ना, देखिए अनस्क्रिपुलसनेस का मतलब होता है इमोरल, तो इनके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश पॉलिसी थी वो बहुत ही लोअर लेवल तक गिर चुकी थी, इमोरलिटी के बहुत ही लोअर लेवल तक जा चुकी थी देन एवर बिफोर। इससे पहले इतनी इमोरल पॉलिसी, ब्रिटिश पॉलिसी कभी नहीं आई थी। एंड द प्लेन फैक्ट इज दैट द ट्रीटमेंट ऑफ सिंध फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड हाउएवर एक्सपीडियंट पॉलिटिकली वॉज मॉरली इनडिफेंसिबल। अब देखिए अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, देखिए लॉर्ड जो ऑकलैंड थे वो अफगानिस्तान को भी कंट्रोल करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने यूज़ करा सिंध का, है ना। तो ब्रिटिश पॉलिसी, देखिए पीई रॉबर्ट्स जो थे उनका कहना था कि ब्रिटिश पॉलिसी इनके टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इमोरल थी, इससे पहले ऐसी पॉलिसी कभी नहीं आई थी। एंड चाहे सिंध को कंट्रोल करने का पॉलिटिकल मोटिव कोई भी रहा हो, जैसे पॉलिटिकल मोटिव क्या था, अफगानिस्तान है ना, बट इस मोटिव को कभी भी मॉरली डिफेंड नहीं करा जा सकता। तो ये पीई रॉबर्ट्स का व्यू था। देन आगे देखते हैं, कैपिचुलेशन ऑफ सिंध, सिंध का सरेंडर करना या फिर सिंध का आत्मसमर्पण। तो देखिए फर्स्ट अफगान वॉर, देखिए जो सिंध था ना, हमें पता था जो आमिर्स थे वो ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप और ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप साइन कर चुके थे, सब्सिडरी अलायंस हो चुकी थी। अब इन सब चीज़ों के चलते ना उनके ऊपर एक बाउंडेशन सी बन चुकी थी, उनके ऊपर आमिर्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी कि अगर जो इंग्लिश अफगानिस्तान के साथ वॉर भी लड़ते हैं तो चाहे वो आमिर्स चाहें या ना चाहे उनको ब्रिटिशर्स की हेल्प करनी ही होगी। तो अब जब फर्स्ट अफगान वॉर होती है, एंग्लो अफगान वॉर 1839 से लेकर 1842 तक, अच्छा इस टाइम पर ना अब आगे जाकर देखिए लॉर्ड एलन वॉर्फ जो होंगे वो लॉर्ड ऑकलैंड को सक्सीड करेंगे 1842 तक। अभी तक फॉर द टाइमिंग लॉर्ड ऑकलैंड जो थे वो ही गवर्नर जनरल थे। जो ब्रिटिश ये जो वॉर हो रही थी उन्होंने सिंध को कंट्रोल क्यों करा था, सो दैट हम जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट वॉर लड़ेंगे तो हम सिंध की जो सिंध का जो एरिया है उसको यूज करेंगे वॉर लड़ने के लिए। ये चीज आमिर्स को कभी पसंद नहीं आती है, बट ऑफकोर्स वो लोग लड़ेंगे क्योंकि आमिर्स ट्रीटी साइन कर चुके थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स होंगे उनकी इस फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में बहुत बुरे से हार हो जाएगी। इस हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये जो ब्रिटिशर्स होंगे वो आमिर्स के ऊपर ही थोप देंगे कि आमिर्स जो थे उनकी ट्रेचरी, उनकी ट्रीजनेबल एक्टिविटीज की वजह से, मतलब कि आमिर्स जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ मिल गए हैं, अफगान्स के साथ मिल गए हैं एंड ब्रिटिशर्स को उन्होंने धोखा दिया है, इसकी वजह से ही ब्रिटिशर्स की हार हुई है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक दी जाएगी आमिर्स के ऊपर। देखिए आमिर्स जो होंगे वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करेंगे बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप और परपेचुअल फ्रेंडशिप की वजह से, बट इंस्टेड ऑफ थैंकिंग दी आमिर्स उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाते हैं बाय ब्रिटिशर्स। अब जब 1842 का टाइम आ जाएगा तो लॉर्ड ऑकलैंड को रिप्लेस कर देंगे लॉर्ड एलन बॉरफ एज गवर्नर जनरल। अब लॉर्ड एलन बॉर्फ जो होंगे वो गवर्नर जनरल आके बन जाएंगे। अब ये जो पर्सन थे ना ये लॉर्ड ऑकलैंड से भी ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज वाले थे, अनस्क्रिपुलस पर्सन थे, मतलब बहुत ही मॉरली रॉन्ग वाले जो लोग होते हैं वैसे वाले पर्सन थे। तो अब ये क्या करते हैं, जितनी भी अफगान हार की वजह से इनको लॉस हुआ है वो सारा लॉस, ये जो एलन वॉर्फ हैं ये चाहते हैं वो सारा लॉस अब आमिर्स से रिकवर करा जाए। इसके लिए लॉर्ड एलन वॉर्फ भेजेंगे आउटराम को। आउटराम को ये सिंध भेजते हैं कि देखिए अब आप सिंध में आमिर्स के पास जाके एक नई ट्रीटी साइन करो। ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए आमिर्स को तो अब ये ट्रीटी साइन करनी ही पड़ती है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग आमिर्स अपनी बहुत सारी टेरिटरीज को अगेन सीड कर देंगे। जितनी भी इंडस रिवर के थ्रू कंपनी की स्ट्रीमर्स जा रही थी, ठीक है, जो कंपनी की वॉरशिप्स जा रही थी उनके लिए ये लोग फ्यूल भी सप्लाई करेंगे। आमिर्स को बोल दिया जाएगा कि अब आप लोग क्वाइंस भी मिंट नहीं करोगे, मतलब अपनी करेंसी के ऊपर की भी उनकी करेंसी के ऊपर रोक लगा दी गई है ना। उसके साथ ही जब भी देखिए सक्सेशन का डिस्प्यूट होगा इन आमिर्स के बीच में, सो इंग्लिश ही इंटरवीन करेंगे एंड वो इंटरवीन करेंगे थ्रू चार्ल्स नेपियर।
एंड जब आमिर्स इस चीज़ के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स उस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाएगा। एंड फाइनली जो सिंध होगा वो सरेंडर कर देगा, कैपिचुलेट कर देगा विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड जो आमिर्स होंगे उनको कैप्टिव्स कर लिया जाएगा, उनको बंदी बना लिया जाएगा एंड सिंध से निकाल दिया जाएगा, बैनिश कर दिया जाएगा। 1843 में अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन वॉर्फ जो सिंध होगा वो कंप्लीटली ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज हो जाएगा। एंड जो चार्ल्स नेपियर थे ये इसके फर्स्ट गवर्नर बनेंगे। अच्छा, चार्ल्स नेपियर ही सिंध के फर्स्ट चीफ कमिश्नर भी होंगे। सो यही चीफ कमिश्नर भी थे फर्स्ट एंड यही सिंध के फर्स्ट गवर्नर भी थे। अब देखिए इनके ना कुछ व्यू दिए गए हैं, वो भी मैं रीड कर रही हूँ स्पेक्ट्रम से। चार्ल्स नेपियर के जितने भी ये व्यूज हैं ये रिगार्डिंग कैप्चर ऑफ और कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध है। फर्स्ट व्यू कहता है दैट वी हैव नो राइट टू सीज सिंध येट we shall do so and a very advantageous useful humane piece of rascality it will be। okay, so जो चार्ल्स नेपियर हैं उन्होंने कहा कि हमें सिंध को सीज करने का कोई भी राइट नहीं है, बट ये बहुत ही एडवांटेजेस और यूजफुल चीज़ है इंग्लैंड के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। उन्होंने साथ में ये भी बोला टू रिमूव सच ब्रूटल टायरेंट्स वो किसको बोल रहे हैं, आमिर्स को, वॉज वर्थी ऑफ इंग्लैंड्स ग्रेटनेस, कि उन्होंने देखिए आमिर्स को निकाल दिया है, उनको बैनिश कर दिया है सिंध से। ये इंग्लैंड की ग्रेटनेस को रिप्रेजेंट करता है, उनको उसको इंग्लैंड को फिट करता है कि हाँ देखिए उन्होंने आमिर्स को निकाल दिया है एंड इंग्लैंड इतना ज़्यादा ग्रेट है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध इज़ देयरफॉर नो इनिक्विटी, मतलब कि चार्ल्स नेपियर के अकॉर्डिंग जो सिंध का कॉन्क्वेस्ट करा गया है वो अनैतिक नहीं था, दैट इज़ वो इमोरल नहीं था। बट जो एल्फिनस्टीन का एक व्यू है, देखिए जो एक ना क्रिटिसिज्म दिया गया है, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, उसमें एल्फिनस्टीन का जो व्यू है वो कहता है दैट कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान इट पुट वन इन माइंड ऑफ अ बुली हु हैज बीन नॉक्ड इन द स्ट्रीट एंड वेंट होम टू बीट हिज वाइफ इन रिवेंज। कि सिंध को एल्फिनस्टीन के अकॉर्डिंग सिंध को कैप्चर करना ऐसा था कि अफगानिस्तान की हार के बाद जैसे एक जो हस्बैंड, उन्होंने एग्जांपल दी है बेसिकली, एक ऐसा हस्बैंड जो कि इमोरल हो एंड अपनी हार के लिए घर आकर अपनी वाइफ को बीट करता हो, उसको मारता हो। तो सिंध जो इंग्लिश हैं, सिंध उनके लिए ऐसा ही था कि अफगानिस्तान की हार के बाद उस जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिंध को मारा। दैट इज़ जो सिंध है वो एक ऐसी वाइफ है जिसको एक हार के बाद हमने आके पीटना स्टार्ट कर दिया है रिवेंज लेने के लिए। सो एल्फिनस्टीन का ये व्यू कहता है। उसके साथ ही एक जेम्स आउटरम का भी व्यू दिया गया है, ये नेपियर के, जो चार्ल्स नेपियर है उसके ही डेप्यूटी थे। उन्होंने देखिए इसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करा है बेसिकली, बट स्टिल वो फेवर करते हैं। जो जेम्स आउटरम है उन्होंने बोला है दैट आई एम सिक ऑफ योर पॉलिसी, मतलब कि वो चार्ल्स नेपियर की पॉलिसी को पसंद नहीं कर रहे हैं। आई विल नॉट से योर्स इज़ द बेस्ट, मतलब कि चार्ल्स नेपियर की पॉलिसी बेस्ट नहीं है, बट इट इज़ अनडाउटेडली द शॉर्टेस्ट दैट ऑफ द सोड, मतलब कि ये जो पॉलिसी है शॉर्टेस्ट है, स्टिल उनका रास्ता शॉर्टेस्ट है अफगानिस्तान को कैप्चर करने के लिए, सिंध को कंट्रोल करने के लिए, बट स्टिल जेम्स आउटरम जो है वो उनकी पॉलिसी को पसंद नहीं कर रहे हैं। सो ये सब कुछ व्यू दिए गए हैं। क्रिटिसिज्म में ये भी बोला गया है कि जो हिस्ट्रियंस हैं उन्होंने सिंध का जो एक्विजिशन है, सिंध का जो कॉन्क्वेस्ट है, उसको उसके लिए ब्रिटिशर्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम करा है, क्रिटिसाइज करा है। उनके अकॉर्डिंग सिंध को एनेक्स करने के लिए, कॉन्क्वेस्ट करने के लिए जो कॉजेज थे, वो जो रीजंस थे, वो डिलिबरेटली मैन्युफैक्चर करे गए थे। आप इस वर्ड को अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हो कि सिंध को कॉन्क्वेस्ट करने के कोई रीजंस बेसिक थे नहीं, बट जो रीजंस थे वो बनाए गए थे, वो डिलिबरेटली मैन्युफैक्चर करे गए थे। ओके, तो यहाँ पर हमारा सिंध का कॉन्क्वेस्ट खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।